नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप सभी का जो आपका डीएलएड का जो क्लास चल रहा था उसमें आपका यूनिट 6 तक आपका कंप्लीट हो गया है ना। यूनिट 8 यूनिट आपको पढ़ना है, जिसमें से 6 यूनिट आपका कंप्लीट करवा दिया गया है और उसका पीडीएफ भी आपको ग्रुप में मिल गया है। जो लोग पीडीएफ नहीं लिए हैं तो वो हमारे ग्रुप में जुड़ करके पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ कैसे प्राप्त होगा ये आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, उसमें आपको नोट्स भी है, उसके अलावा क्वेश्चन आंसर भी उस पीडीएफ में आपको दिया गया है। आज हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 7। देखिए यूनिट 7 जो है ना, अभी तक जितने यूनिट पढ़े 6 यूनिट पढ़े हैं, 7 आप पढ़िएगा तो उसमें सारा पीछे वाला का ही रिपीट किया गया है, बहुत सारा चीज़। ठीक है, तो 6 को हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, आज सिर्फ यूनिट 6 का क्वेश्चन आंसर इसका हम कर लेंगे। और इसका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर दिया गया है, उसको हम यहाँ पर करेंगे। लगभग 50-60 क्वेश्चन है और इसके बाद आपको इसका पीडीएफ कल आपको मिल जाएगा। और फिर हम यूनिट 8 आपको शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि यूनिट 7 में पीछे वाला ही आपका सारा चीज़ लगभग पढ़ना है, समावेशी शिक्षा के बारे में, है ना। या फिर आपको विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, विकलांग बच्चे होते हैं, तो इन यही सब चीज़ों के बारे में आपको यूनिट 7 में पढ़ना है। वो सभी चीज़ आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो 9 बजे से आपका डेली क्लास होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ताकि उनको डेली क्लास मिल सके। ये नंबर आपको दिख रहा है दोस्तों 7857824310, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। और ये जो नंबर है आपका फ़ोनपे, पेटीएम और गूगल पे, अमेजन पे, व्हाट्सएप पे सभी नंबर आपका यही है। आप इस नंबर पे 351 चार्ज है अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ते हैं, और वहाँ पर सभी पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। डीएलएड, समान अध्ययन, करेंट अफेयर जो भी है वो आपको मिल जाएगा। और डेली वाइज जो क्लास होता है वो भी मिलेगा, और उसका भी पीडीएफ आपको डेली वाइज मिलते रहेगा। ठीक है, तो 351 आपको इस नंबर पर पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी नंबर व्हाट्सएप पर हमको भेज दीजिएगा, जहां आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और सभी पीडीएफ नोट्स आपको वहां पर मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। टेलीग्राम पर भी मैं क्वेश्चन डालते रहता हूं, यहां से भी आपकी रिवीजन होते रहेगी, है ना, और यहां से भी आपकी तैयारी होते रहेगी। तो टेलीग्राम आपके मोबाइल में एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं है तो अपने मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद कैरियर परिवार सर्च कीजिएगा तो मेरा ग्रुप आ जाएगा और उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं आपका यूनिट 7 का क्वेश्चन आंसर। ये आपको पूरा थ्योरी यहाँ पर दिया गया है, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और क्योंकि पीछे वाला ही सारा चीज़ दिया गया था, इसलिए इसका मैं पूरा डिटेल से नहीं करूँगा, इसका सिर्फ क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। आज का पहला सवाल है कि समावेशन का अर्थ क्या होता है, बताइए। समावेशन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन आपको दिया गया है दोस्तों, किसी व्यवस्था का अंग होना, या फिर किसी आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, या सामान्य आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, या उपयुक्त सभी। देखिए तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है समावेशन, देखिए समावेशन मतलब ये आपको ऑप्शन नंबर डी मत मारिएगा, यहाँ पर उपयुक्त सभी यहाँ पर नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग अपना अपना कमेंट जो है लाइव चैट जो हो रहा है उसमें आपको लाइव चैट में अपना कमेंट कर सकते हैं। जो भी समस्या हो वो भी आप वहाँ पर कमेंट कीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि किसी व्यवस्था का अंग होना, इसी को कहा जाता है समावेशन, है ना। समावेशन का मतलब होता है किसी व्यवस्था का अंग होना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है दूसरा नंबर। और एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग लाइव आ गए हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, समावेशन का मुख्य तत्व क्या होता है दोस्तों? समावेशन ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा की प्रक्रिया, शिक्षा में प्रगति, या फिर उपयुक्त सभी। देखिए समावेशन का मुख्य तत्व पूछा गया है, तो इसका जो मुख्य तत्व होगा वो हो जाएगा आपका शिक्षा का अधिकार भी होगा, शिक्षा की प्रक्रिया भी, शिक्षा में प्रगति भी, और इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपका यूनिट 8 तक कंप्लीट हम कर देंगे डीएलएड, है ना, और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम आपको जो आपका साइंस सेक्शन है, आपका मैथ का सेक्शन है ना, तो वो सभी को भी हम कंप्लीट करेंगे, है ना। आपका बिहार से संबंधित जो इतिहास से संबंधित है आपका, है ना, तो वो सारा चीज़ आपको धीरे धीरे करके कंप्लीट करवाया जाएगा। और पीछे भी जितना टेस्ट करवाए थे ना वो ज़रूर देखिएगा, वहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, और आपकी जो एग्ज़ाम है वो नवंबर दिसंबर में होने की संभावना है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बहिष्करण क्या होता है, बताइए बहिष्करण क्या होता है। ऑप्शन है बहिष्करण जेंडर के आधार पर होता है, या फिर वर्ग के आधार पर होता है, या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के आधार पर होता है। तो बहिष्करण जो होता है ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर डी कर लीजिएगा आप इसका सही है ना। बिल्कुल सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, चलते हैं हम 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय कक्षाओं में असमानता और विविधता के कारण क्या है। देखिए भारतीय जो कक्षा है ना, जो स्कूल का जो कक्षा होता है उसमें असमानता और विविधता है ना। इसका कारण क्या है, तो प्रांतीय आवश्यकताएं, राजनीतिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव। इसका भी आंसर बिल्कुल सही है, आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका भी, है ना। ये सभी चीज़ों का प्रभाव होता है हमारे कक्षाओं में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर प्रश्न है कि असमानता निवारण का उपाय क्या है। असमानता जो है हमारे समाज में, उसका निवारण के उपाय आखिर क्या क्या होना चाहिए, है ना। हमारे समाज में बहुत सारी असमानताएं हैं, ठीक है, कोई गरीब है, कोई अमीर है ना, तो कोई काला है, कोई गोरा है, ठीक है, बहुत सारा ऊंच नीच है, जात पात है, ठीक है। इस जो असमानता है इसको निवारण का उपाय क्या है, तो ऑप्शन ए है कि देश में एक समान पाठ्यक्रम लागू किया जाए। बिल्कुल सही बात है ना। जो भी है ना, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, सभी के लिए एक पाठ्यक्रम होनी चाहिए। दूसरा है पाठ्यक्रम की रूपरेखा पहले से तैयार करना चाहिए, ये भी सही है। रूपरेखा अनुसार पाठ्य पुस्तकों का भी निर्माण करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपको। देखिए कोई भी क्वेश्चन बनना थोड़ा सा आप अपने आप में मंथन कीजिएगा तो वो खुद ब खुद उसका आंसर निकल करके आ जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर निकल के आ गया आपका, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है आपका 6 नंबर प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा में बाधक है। देखिए समावेशी शिक्षा के बारे में आप लोग को बहुत बार बताया गया है ना। समावेशी शिक्षा मतलब कि सभी बच्चों को एक साथ मतलब शिक्षा देना, उसी को समावेशी कहेंगे, है ना। समावेशी मतलब कि समान शिक्षा, सभी को समान शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा में बाधक तत्व क्या क्या है। सामाजिक समस्याएं हैं, बिल्कुल बात सही है, और संवेगात्मक समस्याएं हैं, ये भी सही है, और शैक्षिक समस्याएं, ये भी सही है। इसका भी आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर 1 से अधिक, यानी कि आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए वीडियो को सभी लोग भाई बहन एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि शैक्षिक समस्याओं का मूल आधार क्या है ना। हमारे समाज में जो शैक्षिक समस्याएं हैं, ठीक है, उसका मूल आधार क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है कि बालकों के व्यक्तिगत विकास तथा उनके उच्च शैक्षिक निष्पादन के लिए, बिल्कुल सही लग रहा है ये ऑप्शन। दूसरा है कि बालकों में समाजीकरण के गुणों का विकास करने के लिए, ये भी ठीक है। और तीसरा है कि अतिरिक्त समय को उद्देश्यपूर्ण ढंग से बताने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ए भी सही, बी भी सही और सी भी सही है, तो इसका भी आंसर जो निकल के आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक का क्या दायित्व है। जी हाँ, समावेशी शिक्षा यानी कि समान शिक्षा में एक शिक्षक का क्या दायित्व होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है कार्यक्रम का नियोजन एवं विकास करना, बिल्कुल सही बात है। अगला है कि कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, ये भी सही है, और कार्यक्रम का प्रबोधन करना, ये भी सही है। यानी कि आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अभी तक जितना देखें ना, लगभग क्वेश्चन का ऑप्शन डी ही हो रहा है ना, क्योंकि इनमें से सभी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, कह रहा है कि मानसिक अक्षमता वाले बालक होते हैं। देखिए मानसिक अक्षमता वाले बालक कह रहा है ना, तो अत्यधिक कम बुद्धि वाले, जो अत्यधिक कम बुद्धि वाले जो बच्चे होंगे वो मानसिक अक्षमता तो होंगे ही। दूसरा है कि कम बुद्धि वाले भी जो बच्चे होंगे वो भी मानसिक अक्षमता होंगे। तो यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि दोनों यहाँ पर सही है, ए और बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर प्रश्न है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान की जाती है ना। जो बच्चे विशिष्ट आवश्यकता वाले हैं उनकी पहचान कैसे की जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन है, देखिए विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे के बारे में आपको बहुत बार बताया गया है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार, यूनिट 6 में भी पढ़ाया गया था आपका।
ठीक है। तो यूनिट 7 में वही लगभग पीछे वाला रिपीट किया गया है सभी टॉपिकों को, ठीक है। कुछ कुछ थोड़ा बहुत अलग था तो वो आप पढ़ लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कैसे की जाएगी। तो ऑप्शन है कि समूह सेवाओं और निरीक्षण के द्वारा, दूसरा है व्यक्तिगत परीक्षण के द्वारा, और सी है उपयुक्त दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों के द्वारा विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनको पहचाना जा सकता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर आपका 12। प्रश्न कह रहा है कि विकलांग कल्याण विभाग की योजना है। देखिए विकलांग कल्याण विभाग की योजना है, किसकी योजना है दोस्तों, तो एक प्रकार का पेंशन योजना है विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, छात्रवृत्ति योजना है, या फिर विकलांग से शादी पर पुरस्कार योजना है, या फिर उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि विकलांग कल्याण जो विभाग की योजना है तो ये पेंशन योजना है, छात्रवृत्ति योजना और विकलांग से शादी पर पुरस्कार योजना भी है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। कह रहा है कि स्थानीय स्तर पर विशेष शिक्षा का दायित्व है। तो स्थानीय स्तर की बात कर रहा है, तो स्थानीय स्तर पर विशेष शिक्षा का दायित्व क्या है दोस्तों, तो उत्तरदायित्व का निर्धारण करना, या बालकों की पहचान करना, या अध्यापकों का चुनाव करना, या फिर इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, यानी कि डी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है कि शारीरिक अक्षमता वाला बालक कौन सा है। शारीरिक अक्षमता वाले बालक, तो शारीरिक अक्षमता मतलब कि अपाहिज बालक, इसको भी शारीरिक अक्षमता में रखा जा सकता है। अंधे बालक या फिर बहरे बालक, ये भी शारीरिक अक्षमता है। या फिर बोलने की अक्षमता वाले बालक, तो ये भी शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत आएगा दोस्तों। तो इसमें भी हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ये सभी प्रकार के बालक किस में आएंगे, तो शारीरिक अक्षमता वाले बालक के अंतर्गत आएंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि विशिष्ट बालक का संबंध किससे है। देखिए विशिष्ट बालक पूछ रहा है, तो विशिष्ट बालक का संबंध किससे है, बुद्धि स्तर से, या निष्पत्ति स्तर से, या आर्थिक स्तर से, या सामाजिक स्तर से। देखिए विशिष्ट बालक जो होता है ना, न ही वो सामाजिक स्तर से होता है, न ही आर्थिक होता है, और न ही निष्पत्ति होता है। विशिष्ट बालक का जो संबंध होता है वो बुद्धि स्तर से होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सभी लोग, और अभी जो लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण है। बताइए विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण है। ऑप्शन है, देखिए विशिष्ट बालक की यहाँ पर चर्चा किया जा रहा था और पूर्व पृथकीकरण की बात कर रहा है, इसका जो शिक्षा व्यवस्था है उसका उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन है कि अतिरिक्त कक्षा योजना, ये गलत चीज़ है। विशेष कक्षा योजना, ये भी गलत ऑप्शन है। विशेष विद्यालय योजना, ये भी गलत है। आवासीय विद्यालय योजना दोस्तों, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर आपको भरना है कि किस प्रकार के जो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है ना। तो यहाँ पर प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं पूछ रहा है, तो नहीं को सबसे पहले अंडरलाइन करना है, ठीक है। और कौन सा यहाँ पर संकेत नहीं दिला रहा है प्रतिभाशाली होने का, तो सृजनात्मक विचार। तो सृजनात्मक जो बालक होते हैं वो तो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया है कि नहीं। अगला ऑप्शन है कि दूसरे के साथ झगड़ना। बताइए अब दूसरे के साथ आप झगड़ा कीजिएगा, कोई बच्चा झगड़ा करता है तो वो सिर्फ प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। तो ये आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी ही यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं ही आपको यहाँ से पूछ रहा था, ठीक है। अभिव्यक्ति में नवीनता, ये भी प्रतिभाशाली है, और जिज्ञासा बालक, ये भी प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत आता है। तो नहीं पूछ रहा था, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। नहीं है जो क्वेश्चन में रहेगा ना, तो उसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है, ताकि आपका दिमाग वहाँ पे फोकस कर सके। अगला प्रश्न है 18 नंबर, कह रहा है कि अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है दोस्तों। बताइए अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है। तो भागने की प्रवृत्ति होना, या अशांत, ऊर्जावान, या विध्वंसक होना, या अवधान संबंधी बाधा, या फिर विकार होना, या अभिप्रेरण का अभाव होना। तो अधिगम निर्योग्यता का अर्थ क्या होता है, इसका लक्षण क्या होता है,
तो आंसर हो जाएगा अवधान संबंधी बाधा या फिर विकार होना, इसी को कहा जाता है अधिगम निर्योग्यता का लक्षण, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, कह रहा है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चा होता है उसमें क्या होता है? डिसकैलकुलिया। देखिए डिसकैलकुलिया तो होता है जो गणित से जिसको समस्या होता है, दूसरा है डिसलेक्सिया, तीसरा है डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया किससे होता है? तो जो बोलने में अक्षमता होता है। डिसग्राफिया यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि लिखने की अक्षमता उसी को कहते हैं, तो डिसग्राफिया उसी को कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि बच्चे के हाथ में अगर प्रॉब्लम है तो वो शारीरिक रूप से अक्षम है और वो लिखने में क्या रहेगा? अक्षम रहेगा, तो इसको डिसग्राफिया कहा जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 20 नंबर, कह रहा है कि दृष्टि बाधित बालक ज्ञान अर्जित करता है। अब जो बच्चे दृष्टि बाधित होते हैं, तो ये क्वेश्चन मैंने कई बार बता चुका हूँ, है ना, कि जो दृष्टि बाधित बालक है ना, तो वो किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करते हैं? तो वो करते हैं, ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, श्रवण इंद्रिय से या फिर स्पर्श इंद्रिय से या दोनों से या किसी से नहीं। तो ये दोनों से करेगा दोस्तों, श्रवण से भी यानी कि सुन के भी कर सकता है और स्पर्श से भी कर सकता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, जो आपका दृष्टिबाधित बालक है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 21 नंबर, कह रहा है कि श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है। अब जो बच्चा श्रवण दोष से ग्रसित है तो उन बच्चों में किस प्रकार का दोष हो सकता है? कान से बहरा हो सकता है, या कान के अंदर से बहरा हो सकता है, या कान के मध्य से हो सकता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी किसी भी रूप में वो हो सकता है श्रवण दोष उसके अंदर। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि ब्रेल विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए ब्रेल विधि के बारे में भी आप लोग को बहुत बार बताया गया है ना। ब्रेल लिपि का जो प्रयोग किया जाता है वो किस प्रकार के बच्चों में किया जाता है दोस्तों? तो जो अंधे बालक हो, है ना, जो दृष्टिबाधित बालक हो, ठीक है, जो दृष्टिबाधित बालक हो उसके लिए किस प्रकार का मतलब शिक्षा दिया जाता है? तो मतलब कि ब्रेल लिपि के माध्यम से, यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है 23 नंबर, कह रहा है कि वंचित बालक होते हैं। बताइए वंचित बालक जो होते हैं वो कौन से बालक होते हैं? अंधे बालक, गूंगे बालक, या फिर विषमांगी बालक, या फिर उपयुक्त सभी। तो वंचित बालक के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर डी होना चाहिए, अंधे बालक, गूंगे बालक या फिर विषमांगी बालक। यहाँ पर आंसर डी होना चाहिए आपका, है ना। और आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं इसका आंसर अंधे बालक भी दे दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? हमारे अनुसार इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 नंबर, प्रश्न है कि समावेशी बालक समूह बनाते हैं। बताइए जो समावेशी बालक होते हैं वो किस प्रकार का समूह बनाते हैं? समांगी समूह बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा में यानी कि सभी प्रकार के बालक उसमें होते हैं, तो समांगी बनाएंगे, एक समान बनाएंगे नहीं। असमांगी बनाएंगे या विषमांगी बनाएंगे? विषमांगी बनाएंगे दोस्तों। जो समावेशी बालक होंगे वो विषमांगी समूह बनाते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, यह कथन किसका है? अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, यह कथन किसका है दोस्तों? ऑप्शन है बेलमैन, गार्डन, जॉन जरोली मैक, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया प्रश्न है और आपको भी पूछा जाएगा, तो रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, यह कथन है दोस्तों आपका गार्डन महोदय का। किसका कथन है? चलिए बहुत सारे लोगों का आंसर गलत भी आ रहा है, बहुत सारे लोगों का सही भी आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा गार्डन महोदय। ठीक है, याद रखिएगा, गार्डन मतलब बगीचा। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर, प्रश्न है कि पुरुष और महिलाओं के साथ निष्पक्ष रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए पुरुष और महिलाओं के साथ निष्पक्ष रहने की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है लैंगिक निष्पक्षता या फिर लैंगिक संवेदनशीलता। तो संवेदनशीलता तो नहीं कहेंगे,
लैंगिक जागरूकता ये भी गलत है। लैंगिक समानता, पुरुष और महिलाओं के साथ निष्पक्ष, तो इसको कहेंगे लैंगिक निष्पक्षता। ठीक है, निष्पक्ष है तो लैंगिक निष्पक्षता, यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 27। प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। जी हाँ, क्लास में ये सब प्रकार का होते रहता है प्रॉब्लम। तो कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन है लड़कों और लड़कियों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है, और इसका आंसर भी दोस्तों आपका हो जाएगा, ए ही हो जाएगा आपका। लेकिन आप एग्ज़ाम हॉल में पहला ऑप्शन पढ़ के आप जवाब मत दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन कह रहा था कि अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर उनके अच्छे कामों की सराहना करनी चाहिए, ये गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा आपका। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लिंग विविधता का अर्थ क्या है दोस्तों, बताइए। लिंग विविधता का अर्थ क्या है। ऑप्शन है जनसंख्या का साम्य अनुपात, या बी है कि पुरुषों और महिलाओं का साम्य अनुपात, ये देखिए, और सी ऑप्शन है कि रोजगार में लगे पुरुषों और महिलाओं के साम्य अनुपात, और डी है शिक्षित महिलाओं और पुरुषों का साम्य अनुपात। तो क्वेश्चन है कि लिंग विविधता का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग अपना अपना कमेंट कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, पुरुष और महिलाओं का साम्य अनुपात। ये है लैंगिक विविधता का अर्थ है आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर। लैंगिक भूमिका की संकल्पना किस पुस्तक की विकसित हुई है दोस्तों, बताइए कि लैंगिक भूमिका की संकल्पना किसकी पुस्तक से विकसित हुई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो लैंगिक भूमिका की जो संकल्पना दोस्तों, ये पुस्तक किसकी पुस्तक से विकसित हुई है। ऑप्शन है साइमन बैरन, इव सैपाइरो, कैरोलिन मोजर, या फिर सैंड्रा लिसिज बेम। नाम बहुत टेढ़ा टेढ़ा है, याद रखिएगा, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा कैरोलिन मोजर। ठीक है, लैंगिक भूमिका की संकल्पना जो पुस्तक है दोस्तों, ये विकसित हुई है किससे, तो कैरोलिन मोजर की पुस्तक से विकसित हुई है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 नंबर। प्रश्न है कि अन्य बातों के अलावा गतिविधियों और रुचियों के माध्यम से किसी विशेष लिंग की पहचान क्या कहलाता है। बताइए, अन्य बातों के अलावा गतिविधि और रुचि के माध्यम से किसी विशेष लिंग की पहचान क्या कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन है लैंगिक सक्रियता, लैंगिक विविधता, या लैंगिक अभिविन्यास, या फिर डी नंबर ऑप्शन है लैंगिक विकास। तो 30 का आंसर हो जाएगा, इसको कहा जाता है लैंगिक अभिविन्यास कहा जाता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग देख रहे हैं। आप लोग देखते हैं, आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जाता है, तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि लैंगिक संवेदनशीलता किसके विपरीत है दोस्तों। लैंगिक संवेदनशीलता किसके विपरीत है। लैंगिक विश्लेषण के विपरीत है, लैंगिक अंधता के विपरीत है, लैंगिक असमानता के विपरीत है, लैंगिक समानता के विपरीत है। तो लैंगिक संवेदनशीलता पूछ रहा है, तो ये लैंगिक समानता के क्या है, तो विपरीत है लैंगिक संवेदनशीलता। आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 नंबर। कह रहा है कि एक लिंग पर दूसरे के प्रति वरीयता को क्या कहा जाता है। तो एक लिंग पर दूसरे के प्रति वरीयता को ऑप्शन है लैंगिक भूमिका कहते हैं, या लैंगिक जागरूकता, या लैंगिक पूर्वाग्रह, या लैंगिक समता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, 32 का आंसर हो जाएगा। एक लिंग पर दूसरे के प्रति वरीयता को कहा जाता है लैंगिक पूर्वाग्रह, यानी कि आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर कथन वाला दिया गया है। कह रहा है कि लैंगिक भेदभाव के स्रोत रूप निम्नलिखित कौन सा है। तो लैंगिक भेदभाव के स्रोत रूप कौन सा है। ऑप्शन है पोषण, स्वास्थ्य और आराम, शिक्षा, पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यचर्या और शिक्षक, परिवार और माता पिता। तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन से इनमें से सही है। 1 और 2, एक केवल 1 या केवल 2, या 1 2 3 सही है। तो यहाँ पर लैंगिक भेदभाव के स्रोत के रूप में पूछ रहा था,
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सभी हो जाएगा, यानी कि पोषण, स्वास्थ्य, आराम, शिक्षा, पुस्तकें, पाठ्यचर्या, शिक्षक, परिवार, माता पिता सभी इसमें इसके स्रोत के अंतर्गत आते हैं, लैंगिक भेदभाव के स्रोत के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34 नंबर। कह रहा है प्रश्न कि समाज शास्त्रियों के अनुसार लैंगिक असमानता या विषमता का एक कारण हमारी क्या है। यहाँ पर दो जगह खाली फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है। क्या क्वेश्चन था दोस्तों, कह रहा है कि समाज शास्त्रियों के अनुसार लैंगिक असमानता या विषमता एक कारक हमारी संस्कृति तथा सामाजिक व्यवस्था है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। एक कारक जो है वो संस्कृति है और सामाजिक व्यवस्था ही है। ठीक है, जिसके वजह से लैंगिक असमानता होता है दोस्तों, सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था के वजह से। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि इक्विटी क्या होता है। इक्विटी है ना, तो इक्विटी का मतलब क्या होता है। ऑप्शन है निष्पक्ष और निष्पक्ष होने का गुण, बी है कि वह स्थिति जिसमें जिसमें सभी के समान अधिकार और फायदे हैं, सी है कि निष्पक्षता या न्याय का अभाव, या डी है संबंधित चीज़ों के बीच अनुपात या संबंध का अभाव। 35 क्या हो जाएगा। 35 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। इक्विटी मतलब होता है निष्पक्ष और निष्पक्ष होने का गुण, यानी कि आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका 36 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से महिला असमानता के पीछे का कारण नहीं है। बताइए महिला असमानता के पीछे का कारण कौन सा नहीं है। नहीं पूछा गया है तो इसको मैं थोड़ा सा घेर देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन है कि अशिक्षा, जागरूकता का कानून, या समाजीकरण, या संकीर्ण विचारधारा, या समाजीकरण। देखिए नहीं पूछ रहा था महिला असमानता के पीछे का कारण नहीं है तो संकीर्ण विचारधारा, ये गलत बात है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई लोग, जितने लोग देख रहे हैं। अगला सवाल है आपका दोस्तों 37 नंबर कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषता क्या कहलाती है। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषता क्या कहलाती है। ऑप्शन है जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिकी। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता, यानी कि आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है 38 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक समानता में बाधक तत्व है। बताइए लैंगिक समानता में बाधक तत्व पूछ रहा था, तो सामाजिक परिवर्तन इसमें बाधक तत्व है। दूसरा है पृथकता की भावना, इसमें बाधक तत्व है। सी है कि मान्यताएं तथा परंपराएं। आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर आपका। चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया आपका आंसर नंबर सी हो गया, यानी कि मान्यताएं तथा परंपराएं लैंगिक समानता में बाधक तत्व हैं। अगला सवाल है आपका 39 नंबर। प्रश्न है कि स्त्रियों की शिक्षा का महत्व पुरुषों की शिक्षा से अधिक है, किस आयोग ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, छपने वाला प्रश्न है कि स्त्रियों की शिक्षा का जो महत्व है ना, स्त्रियों की शिक्षा का जो महत्व है वो पुरुषों की शिक्षा से अधिक है, किस आयोग ने कहा है। ऑप्शन है कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, या श्री प्रकाश समिति आयोग। क्या होगा आंसर बताइए सभी लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। जी हाँ, कोठारी आयोग का ये कहना था कि स्त्रियों की जो शिक्षा का जो महत्व है दोस्तों, जो पुरुषों की शिक्षा से अधिक महत्व है। और कोठारी आयोग कब आया था, तो 1964-66 आप याद रखिएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है 40 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, है ना। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना ये भी मैंने पीछे बता चुका हूँ। इसका शुभारंभ कब हुआ, 2007, 2006, 2005 या 2004। तो इसका जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था 2004 ईस्वी में, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है 41 नंबर। कह रहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब बना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये भी हम पीछे बता चुके हैं थे। ठीक है, तो
यूनिट 7 जो है ना वो पीछे वाला यहाँ पर बहुत क्वेश्चन आपको रिपीट होगा, बहुत सारा टॉपिक रिपीट होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर इसका करवाया जा रहा है। कह रहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब बना? 2005, 10, 12, 15। क्या होगा? तो ये बना था आपका 2005 ईस्वी में। कब बना? 2005 में बना था आपका घरेलू हिंसा अधिनियम। नेक्स्ट सवाल है कि समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने लेख आते हैं? बताइए। समानता के अधिकार के अंतर, देखिए समता या समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार हमारा कहाँ से कहाँ तक है? 14 से लेकर के 18 तक है, ठीक है, 14 से लेकर के 18 तक है। तो इसमें कितना हो जाएगा? 14, 15, 16, 17 और 18, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इसमें कितने आ गए दोस्तों? लेख। तो 5 लेख आ गए। आपका आंसर न हो जाएगा, आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। आपका समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है, याद रखिएगा। और ये हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। अमेरिका से लिया गया था संविधान मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है 43 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया? देखिए समानता का अधिकार, अभी मैंने आपको बताया कि समानता का अधिकार का जो उल्लेख किया गया है ये संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ये पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये मौलिक अधिकार से क्वेश्चन तो आपको फिक्स है कि 2-3 आपको पेडागोजी में भी पूछ लेता है और इसको मतलब कि पॉलिटी में भी पूछ लेता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ गया? 14 से लेकर के 18 तक। अभी आपको बताए थे ना, ये आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, 14 से 18 तक, ठीक है। याद रखिएगा ये है समता, ये कहीं कहीं समता है ना, समता या समानता, ठीक है, दोनों समता या समानता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 1 में, ठीक है। हमारा जो मौलिक अधिकार, पहला जो मौलिक अधिकार, यही पहला हमारा मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 1 नहीं, हमारा जो पहला मौलिक अधिकार है वो है समता या समानता का अधिकार, और ये अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 44 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। अगर सिर्फ इसका उद्देश्य पूछता ना, अगर मुख्य को हम यहाँ से हटा देते हैं, मान लीजिए मुख्य को हटा देते हैं, अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर यहाँ पर डी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर दिया कि मुख्य उद्देश्य, तो कोई एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य उद्देश्य जो है चरित्र का निर्माण करना, ठीक है। नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना, यानी कि आप यहाँ से सी से जा सकते हैं, सी को लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 45 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि बालकों की व्यवहार संबंधी समस्याओं पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। देखिए बालकों की व्यवहार संबंधी समस्याओं पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? वातावरण का, वंश परंपरा का, दोषपूर्ण संबंधीकरण का, या शिक्षा के कठोर व्यवहार का। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका वंश परंपरा का, ठीक है। बालकों की व्यवहार संबंधी जो समस्याओं पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वो वंश परंपरा का ही पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में संचार प्रक्रिया बहुत उच्च स्तर पर सक्रिय और परस्पर संवादनात्मक होती है? दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में संचार प्रक्रिया बहुत ही उच्च स्तर पर सक्रिय और परस्पर संवादनात्मक होती है? दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा चिंतनशील स्तर, बोध स्तर, और ऑप्शन है स्मृति स्तर और स्वायत्त विकास पर। तो आंसर क्या हो जाएगा 46 का? तो इनसे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चिंतनशील स्तर पर, ठीक है। आंसर हो जाएगा ये नंबर आपका याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका 47 नंबर। प्रश्न है कि चिंतनशील शिक्षण की पहचान क्या है? बताइए चिंतनशील शिक्षण की पहचान क्या है ना। जो चिंतनशील जो शिक्षण होता है इसकी क्या पहचान है? ऑप्शन है स्पष्ट, व्यवस्थित और अच्छी तरह से संरचित विषय वस्तु। बिल्कुल सही लग रहा है। अगला ऑप्शन हम देख लेते हैं, व्यक्तिगत, संवादात्मक, उच्च स्तर के संज्ञानात्मक विनिमय, व्यवस्थित, नियोजित और त्वरित प्रश्न, तार्किक, सुसंगत और उदाहरण आधारित।
देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप ए हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ से सही जवाब आंसर हो जाएगा ए नंबर 47 का। हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल 48 नंबर पे। प्रश्न है कि शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। देखिए शिक्षण में कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। ऑप्शन है विषय निर्धारण करना, ये भी कार्य है, ठीक है। उद्देश्य निर्धारण करना, ये भी कार्य है। बिंदु निर्धारण और समय निर्धारण, ये भी कार्य है। कार्य तो सभी है, लेकिन क्वेश्चन क्या था कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपको चुनना है यहाँ से। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों उद्देश्य का निर्धारण, जो है जो शिक्षण का उद्देश्य है उसका निर्धारण करना, यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 49 नंबर। प्रश्न है कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, है ना। क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, सभी के लिए है ना। तो जैसे ही सभी के लिए आ जाता है तो हम चले जाते हैं समावेशी शिक्षा पर, ठीक है। और सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। तो सशक्ति शीघ्र शिक्षा गलत है, और सहयोगात्मक शिक्षा, पृथक शिक्षा तो होगा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, सभी के लिए भैया। तो समावेशी पर आंख बंद करके हम टिक कर देंगे। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं आपका 50 नंबर। हम लोग अर्शतक लगा देते हैं, है ना। और इसी नाम पर आप लोग थोड़ा सा एक बार लाइक कर दीजिएगा, जो लोग लाइक नहीं किए हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न है दोस्तों 50 नंबर, कह रहा है कि बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में। बहुसांस्कृतिक है मतलब कि इसमें बहुत सारे संस्कृति के बच्चे इसमें पढ़ते हैं, है ना। वैसे मतलब कक्षा में, उस प्रकार की कक्षा में भाषा शिक्षण को क्या करना चाहिए, है ना, जिसमें बहुत सारे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली बच्चे पढ़ते हों, वहाँ पर भाषा शिक्षण को क्या करना चाहिए। ऑप्शन कह रहा है कि मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए। बी नंबर ऑप्शन है कि अभिव्यक्तात्मक कौशलों पर ही बल देना चाहिए। सी है कि परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। और डी है कि बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए करना चाहिए। क्या होगा, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाला कक्षा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक शिक्षक का ये कर्तव्य है कि परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक बच्चों को क्या करना चाहिए, अवसर देना चाहिए, है ना। ताकि जो बच्चे हैं वो एक दूसरे पृष्ठभूमि वाले, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले, उससे बातचीत करे और उससे कुछ सीखने का प्रयास करे, है ना। हर एक संस्कृति में अलग अलग अच्छाइयाँ होती है, बुराइयाँ होती है, ठीक है। तो उससे सीखने का प्रयास करे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका 51 नंबर। प्रश्न है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है दोस्तों। ऑप्शन है त्रिभुजाकार, द्विविमीय, एकल या फिर चतुर्भुजाकार। देखिए मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है ये त्रिभुजाकार रूप में माना गया है। आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, किस रूप में, तो त्रिभुजाकार रूप में आप इसको माना गया है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए अगला सवाल है 52 नंबर। प्रश्न है कि मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जा सकता है जब, है ना, हम मूल्यांकन के बारे में पढ़ चुके हैं पीछे, तो मूल्यांकन को व्यापक कब माना जा सकता है। तो ऑप्शन है सभी अध्यापक मूल्यांकन करें। बी नंबर ऑप्शन है कि सभी उद्देश्य मूल्यांकित किए जाए। डी है कि बच्चों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो। और डी है कि संपूर्ण विषय वस्तु का मूल्यांकन हो। देखिए यहाँ पर जो आपको ऑप्शन लगेगा कि चारों सही है ना। सभी अध्यापक मूल्यांकन करें, ये भी लग रहा है आपको सही लग रहा है, लेकिन हमें क्या करना है कि जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन है उसको चुनना है, ठीक है। तो मूल्यांकन को व्यापक कब मानेंगे, जब बच्चा के व्यक्तित्व के सभी पक्ष का क्या होगा, मूल्यांकन होगा, तभी मूल्यांकन का व्यापक माना जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा इसमें 52 प्रश्न था आपका, और 52 प्रश्न आपको यहाँ पर करवा दिया गया है। देखिए एक दो यहाँ पर एरर था, उसको आप यहाँ से सुधार लीजिएगा। मैं बता देता हूँ, 3 का यहाँ पर आप डी कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। 3 का यहाँ से बी नहीं, यहाँ पर डी होना चाहिए। और 10 का यहाँ पर डी नहीं, 10 का सी होना चाहिए, ठीक है। 10 का सी होना चाहिए। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और हमें लग रहा था कि एरर है,
हाँ, आपका 23 नंबर, ठीक है। 23 नंबर जो क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। तो इसको आप सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। 3 का क्या हो जाएगा, तो 3 का कर लीजिएगा आप डी नंबर, ठीक है। बी नहीं, डी हो जाएगा, और 10 का सी हो जाएगा, और 23 का डी हो जाएगा। ये 2-3 यहाँ पर टाइपिंग में एरर हो गया था, इसको आप यहाँ से सुधार लीजिएगा, ठीक है। ये इसका पीडीएफ आपको हम ग्रुप में शेयर कर देंगे कल, और इसको ज़रूर 1-2 बार आप जिसका जो नोट्स दिया गया है उसको पढ़िएगा। और जो लोग अभी तक हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जिनको भी नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा जो नंबर है, ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, और इसमें पीडीएफ लेने के लिए 351 चार्ज है दोस्तों, ठीक है। 351 आप एक बार पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद आपको सभी पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कोई मंथली चार्ज ऐसा नहीं है ना। नवंबर में आपको एग्ज़ाम बोला गया है, तो नवंबर तक आपका क्लास चलेगी, ठीक है। और नवंबर तक आपको नोट्स पीडीएफ आपको सभी चीज़ मिलता रहेगा, ठीक है। अलग से कोई चार्ज नवंबर तक आपको नहीं लगेगा। डेली आपकी जो क्लास है वो रात में 9 बजे से है। और आप पेमेंट कैसे कीजिएगा, तो गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, अमेजन पे के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा जो भी पेमेंट करेंगे, और ये जो नंबर आपको दिख रहा है, इसी नंबर पर आप हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, और पेमेंट भी आपको इसी नंबर पे करना है। जहां आपको हम क्या करेंगे, ग्रुप में जोड़ेंगे प्रधान शिक्षक की, और आपको पर्सनली सभी पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, और फिर डेली वाइज आपको ग्रुप में मिलता रहेगा, ठीक है। तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा सभी पीडीएफ को। और ये हमारा कैरियर परिवार हमारा यूट्यूब चैनल है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा हमारा वीडियो, ठीक है। और वीडियो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इसमें जुड़ सके और तैयारी कर सके, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। कैरियर परिवार नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ भी हम क्वेश्चन डालते रहते हैं, जहाँ से आपकी रिवीजन होते रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो आज इतना ही रहने देते हैं। और सीटेट का भी क्लास चल रहा है, हिंदी, संस्कृत, मैथ का भी क्लास आपका स्टार्ट होने वाला है। तो जो लोग अगर मैथ सीटेट 1 to 5 के लिए अगर पढ़ना चाहते हैं, तो मैथ का भी यहाँ पर क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, और आपको यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। टीचमेंट ऐप पर क्लास होती है, और सभी चीज़ आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा, नोट्स वगैरह जो भी है, ठीक है। डेली क्लास भी आपको सीटेट की होगी। सीटेट की तभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, नोटिफिकेशन आने वाला है दोस्तों, सितंबर या फिर अक्टूबर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज यूनिट 7 आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ पर सारा क्वेश्चन आंसर करवा दिया गया है, और इसका जो नोट्स है वो आपको मिल जाएगा हमारे ग्रुप में, वहाँ से आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आज इतना रहने देते हैं, और अगले क्लास में फिर हम मिलेंगे कल इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।